अच्छा, हमें क्या बात करनी है, चैप्टर कहां से शुरू होता है और कहां तक आ चुका है। चैप्टर यहां से शुरू हुआ था कि हम डिस्टेंट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स तक डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी देर से हमने जो ये मेथड्स निकाले, जो हमने सारे फॉर्मुलास देखे, स्टैंडर्ड कैंडल्स देखे, सब कुछ देखी, हम डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस से ये निकाल डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से ये डिस्टेंसेस निकालना चाहते हैं, ठीक है नहीं। अब आ जाते हैं हबल भैया, और हबल भैया ने जो आके काम किया वो बड़ा जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग है। उससे हमें बहुत सारी चीजें पता चली, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू बी डिस्कसिंग हबल्स वर्क। अच्छा, ना, हबल्स के वर्क पे बात करते हैं। वेयर डू आई नीड टू स्टार्ट दिस ऑफ? लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ एट, अच्छा, वी ऑल नो कि एक स्टार क्या होता है, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ स्टार, ये एक स्टार है, ठीक है। अब हमें पता है स्टार जो है इज मेनली द लाइट एलिमेंट्स, जिसको फ्यूज कर कर करके हम क्या बना रहे हैं, हेवियर एलिमेंट्स बनाते जा रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है स्टार की कोर में, यानी हाइड्रोजन हीलियम मिल मिल के यहाँ स्टार की कोर में बनता जा रहा है, फेरम फेरम फेरम, इवेंचुअली फेरम बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ना, जब ये हो रहा होता है, व्हेन दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, अच्छा, इसको आई एम राइटिंग एज द कोर ऑफ द स्टार। ये हमारा कोर ऑफ स्टार, दिस इज द कोर ऑफ स्टार। जब ये हो रहा होता है तो डेफिनेटली देयर इज लाइट एनर्जी बीइंग गिवन ऑफ। तो यहां से हमारे पास जो लाइट एनर्जी गिवन ऑफ हो रही होती है, दैट इज व्हाइट लाइट, ठीक है। इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एनी कलर। अब हम बात करेंगे वो सरफेस टेम्परेचर और वो सब चीजें, वो कैसे कलर के बारे में बता रही हूँ, सारी चीजें उसकी बात करनी है, थोड़ा सा हबल्स के उसमें जाएंगे काम। अच्छा, कोर ऑफ द स्टार बर्न कर रहा है, फ्यूजन कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, बहुत सारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है, वो पूरी व्हाइट लाइट है, ठीक है। लेकिन कोर से बाहर भी आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है। कोर है छोटा सा बीच में जो सारी बर्निंग कर रहा है। कोर से बाहर भी आपके पास, मतलब स्टार सिर्फ कोर तक महदूद नहीं है, कोर से बाहर भी ये स्टार है। और ये जो है यहाँ पे आपकी कूल हाइड्रोजन गैस, सारा काम, सारी जो फ्यूजन हो रही है वो कोर में हो रही है। बाहर आपकी हाइड्रोजन गैस है जो कोर के अंदर नहीं है, तो उसको फ्यूजन से, और जो इतना ज्यादा हायर टेम्परेचर है यहाँ पे, वो पूरे बाहर स्टार में नहीं है। बाहर की जो गैस है वो स्टार के इर्द गिर्द क्यों है? बिकॉज ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बिकॉज ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सब कुछ एक साथ है, ठीक है। कोर में क्या है, कोर में मसला ये, कोर में फ्यूजन हो रही है, हाइड्रोजन हीलियम फ्यूज हो के क्या बन रही है, आयरन बन रही है। यहां से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी लाइट के फॉर्म में, पूरा स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन बाहर आपके पास ऑब्वियसली हाइड्रोजन की रिंग है, हाइड्रोजन हीलियम ऐसे लाइटर एलिमेंट्स की रिंग है। रॉक भाई रिपीट कर दो प्लीज, कॉल आ गई थी तो सारा मिस हो गया। अच्छा, रिपीट कर रहा हूँ। मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा हूँ कि एक स्टार का कोर होता है जहां पे सारी फ्यूजन हो रही है, हाइड्रोजन हीलियम कंबाइन हो के आयरन बन रही है, ठीक है। तो एक कोर है जिसमें ये सारी कहानी हो रही होती है एनर्जी वाली। अब वो जब हो रहा होता है तो यू आर रिलीजिंग व्हाइट लाइट, ठीक है जी, व्हाइट लाइट रिलीज हो रही होती है। अच्छा, अब ये तो हो गई कोर की कहानी। अब जाहिर बात है सारा मास स्टार का कोर में नहीं होता, कोर के बाहर भी पूरा फिर एक स्टार होता है बड़ा सा, ठीक है। तो ये जो कोर के बाहर होगा, ये इतना हायर टेम्परेचर पे नहीं होगा जितना कोर में है। कोर में तो फ्यूजन हो रही है, इसमें तो बकायदा एनर्जी रिलीज हो रही है, तभी यहाँ पे कोर बहुत ज्यादा गर्म है और इसमें फ्यूजन मेंटेन की जा रही है। बाहर जो एनवेलप है गैसेस का, उसमें फ्यूजन नहीं हो रही अभी। वो जैसे जैसे जरूरत होगी तो हम पूल हाइड्रोजन गैस अंदर पुल इन करके उसको फ्यूज कर देंगे, ठीक है जी। जब यहाँ पे बात करें तो कोर गर्म है, बाहर आपके पास थोड़ी सी ठंडी क्या है, हाइड्रोजन गैस है। यू हैव थोड़ी सी ठंडी ठंडी एनर्जी वाली कौन सी स्टोरी, सुन तो लो, सुन तो, कूल है क्या फायदा, इसको बता रहा हूँ, कूल है तो क्या फायदा। अच्छा, ना, हमने क्या पढ़ा था, हमने क्वांटम फिजिक्स में एक ऐसी चीज पढ़ी थी कि आप अगर हाइड्रोजन गैस को ट्रैप कर दो और फिर उसके ऊपर व्हाइट लाइट मारो, तो आपके पास स्पेक्ट्रम जो आता था वो कुछ ऐसा आता था। यू यूज टू गेट दी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन, याद है? जब व्हाइट लाइट मारते थे हाइड्रोजन पे, तो कुछ स्पेसिफिक क्वांटम जंप्स होते थे जो हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल्स के साथ करेस्पॉन्ड करते थे। और फिर वापस नीचे आते हुए वो फोटॉन जो थे वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिलीज होते थे, जब भी ये स्पेक्ट्रम में काली काली लाइनें जो है वो हमें नजर आया करती थी। वी यूज टू गेट दीज काली काली लाइन, ठीक है जी। तो अभी भी देखो, दिस इज द सेम थिंग हैपनिंग दैट इज इन द स्टार। स्टार में कोर जल रहा है, कोर रिलीज कर रहा है व्हाइट लाइट। अब वो व्हाइट लाइट गुजरेगी बाहर की कूल हाइड्रोजन गैस से, तो क्या होगा, फिर आपके पास क्या आएगा, आपके पास हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा। और ऐसा ही हुआ,
ऐसा ही हुआ कि जब हमने सन के लिए किया, ठीक है, तो हमने एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ली, वी टुक अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, हमने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ली, ये हमारी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आ गई। वी टुक अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, लेट्स से ये अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं सन की। तो जब हमने इसका स्पेक्ट्रम देखा कि कैसा आ रहा था, तो जैसा हमने क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा था, हमारे पास स्पेक्ट्रम जो था वो वही आ रहा था, यानी हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ही आ रहा था। ठीक है, वेरी अमेजिंग, क्योंकि हमें इससे एक तो ये भी प्रूव हो गया था कि जो है सन जो है वो हाइड्रोजन से ही बना हुआ है, जब भी वो हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन करता है। ये किस तरह पता हाइड्रोजन का है, क्योंकि हमने ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट्स कर दिए, हमने पास ऑलरेडी पता था, ये बोहर साहब ने पहले से बनाए हुए थे सारे स्टैंडर्ड्स, तो हमें ये सब पता था कि ये हाइड्रोजन का ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो हमने सन का कर लिया। ठीक है, तो फिर हमें चुल हुई कि सन का कर लिया, तो फिर बाकी स्टार्स का भी करके देखते हैं, उनकी भी निकालने की कोशिश करते हैं, उनकी क्या वो आ रही है कहानी है। तो क्या हुआ, तो ये हुआ, फिर हमने क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूं, ये थोड़ा सा छोटा होगा नहीं, just want to make this a bit smaller। अच्छा, ना, अब हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने कोई गैलेक्सी, कोई स्टार का किया, दिस इज अ स्टार, फार अवे स्टार, अ स्टार फार अवे। ठीक है जी, कोई स्टार था दूर, हमने उसका भी निकाला कि हम उसका भी एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हम उसका भी ये स्पेक्ट्रम देखने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने ये किया, अब देखो वही कहानी है, उस स्टार के लिए भी यही कहानी थी। ठीक है जी, लेकिन 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 एक बड़ी अजीब चीज हुई। क्या चीज हुई, जब हमने उस स्टार का एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा, ठीक है जी, जब हमने उस स्टार का एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा, तो क्या हुआ, तो कुछ ऐसा हुआ कि ये जो काली लाइनें थी, ये जो काली लाइनें थी, ये काली लाइनें यहां 434, 410, 486, 686 नहीं आई थी, ये काली लाइनें थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो गई थी, दे शिफ्टेड अ बिट आगे, ये आगे आ गई थोड़ी सी इधर, ये आगे आ गई थी थोड़ी सी इधर, ये आगे आ गई थी थोड़ी सी इधर, वेरी पिक्यूलियर। आपकी जो काली लाइनें थी, वो ऐसा नजर आया, ये ऐसा मालूम हुआ कि यार ये तो शिफ्ट करके आगे आ गई। पहले हमें पता है हाइड्रोजन की काली लाइनें कहाँ की हैं, वो 434, 486 इधर भी आएंगी, लेकिन जब हमने किसी स्टार की जो थोड़ा सा दूर था हमसे, हमने उसकी ये देखा, हमने उस पर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रख के उसका स्पेक्ट्रम देखा, तो हमें क्या नजर आया, हमें नजर आया कि बेसिकली हमारी क्या हुई है, हमारी लाइनें जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गई। और अब इसको लिख लेते हैं जरा, लैम्डा शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ्स। ठीक है नहीं, बड़ी अजीब कहानी हुई। हमने कहा शायद हो सकता है इस गैलेक्सी में कोई फॉल्ट हो सकता है कोई और कहानी हो, हमें भी समझ नहीं आ रही, तो हमने कहा यार कोई और स्टार भी उठा के कर लेते हैं। ठीक है जी, तो डिस्टेंसेस अफेक्ट द स्पेक्ट्रम, एक मिनट एमन समझा रहा हूं। तो हमने क्या किया, हमने फिर कोई और स्टार करके उठा के देखा, हमने कोई और दूसरा स्टार लिया, उसका स्पेक्ट्रम निकाला, उसका स्पेक्ट्रम भी शिफ्टेड आ रहा था। फिर हमने कोई और स्पेक्ट्रम उठा के देखा, उसका निकालने की कोशिश करी, उसका भी शिफ्टेड आ रहा था। मतलब जो जो दूर दूर थी गैलेक्सीज, उनका हमने जब भी स्पेक्ट्रम निकालना चाहा, वो इस तरह से शिफ्टेड आता था। दूसरी बात ये, हमें ये पता था कि ये हाइड्रोजन का ही होगा। वो क्यों, बिकॉज ये जो गैप्स थे, यानी 410 और 434 के बीच में तकरीबन 24 का गैप आ रहा है, तो इन जो शिफ्टेड वेवलेंथ थी उनके बीच में वही गैप आता था। मतलब पैटर्न जो था वो वही था, पैटर्न वही था, बस थोड़ा सा आगे आया। दिस वॉज वॉट वॉज हैपनिंग जब हमने दूर दूर की गैलेक्सीज को क्या करना शुरू किया, हमने उनके डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग देख के हमने उनकी निकालने की कोशिश करी। ठीक है जी, हमने उनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकालने की कोशिश करी। अच्छा, ना, अब इससे क्या याद दिलाना है आपको, आपको याद दिलाना है कि हमने एएस में एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें ये होता है। वी स्टडीड एएस में डॉपलर्स इफेक्ट, याद है सबको डॉपलर्स इफेक्ट क्या था, डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट क्या था, डॉपलर्स इफेक्ट था द चेंज, it is the change in observed frequency, yes, change in observed frequency due to relative motion between the source and observer, relative motion between the source and observer।
तो हम साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया भाई ये जो सारी गैलेक्सीज का ये जो आ रहा है हमारे पास, ये शिफ्टेड आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डॉपलर्स इफेक्ट हो रहा है। ये गैलेक्सीज रिलेटिव टू अस मूव कर रही हैं जब भी ये स्पेक्ट्रम जो है वो शिफ्टेड आ रहे हैं। अब एक और चीज आप लोगों ने रिकॉल करनी है, सर जो शिफ्ट आता है वो कांस्टेंट वैल्यू से शिफ्ट होती थी क्या? यस एमन, एक गैलेक्सी की जो भी शिफ्ट थी, जैसे ये 4 और 10 के कोई दो दो तकरीबन दो उससे शिफ्ट हुआ, ये तकरीबन दो इससे, मतलब सब शिफ्ट जो आ रहे थे वो सब कॉन्स्टेंट्स थे। लेकिन एक गैलेक्सी, अब दूसरी गैलेक्सी तो वो 5 से आ रहा है, तीसरी गैलेक्सी वो फिर 0.5 से आ रहा है, लेकिन शिफ्ट्स थे। शिफ्ट्स एक गैलेक्सी का जब तक देख रहे थे वो शिफ्ट्स कांस्टेंट थे जब भी हाइड्रोजन का अंदाजा लगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज का देख रहे थे तो उनके शिफ्ट्स डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे। ठीक है, तो सब समझा रहा हूं, थोड़ा सा तहम्मुल रखो, सब क्लियर करूंगा, सब बात बताऊंगा, अभी मेरे साथ साथ चलो। अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट यू टू रिकॉल, सबसे पहले तो रिकॉल करो कि जब हमारे पास अप्रोच होती थी, सबको याद है अप्रोच के वक्त क्या होता था? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती थी या कम होती थी? When two things were approaching, was the observed frequency greater or lesser? When two things were approaching, the observed frequency was greater. जब दो चीजें अप्रोच करती थी तो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो थी वो ग्रेटर आती थी। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद कर लो अगर याद नहीं है। इस चैप्टर के लिहाज से वो फॉर्मूला कैलकुलेशन में नहीं आएगा। एफ ओ विल इक्वल्स टू वी ओवर वी प्लस माइनस वी एस एफ एस। दिस वॉज दी फॉर्मूला जो आपने एएस में पढ़ा है। अप्रोच वाली केस के लिए आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया करते थे, सेपरेशन वाली केस के लिए आप ऐड किया करते थे। ठीक है जी, अप्रोच में अगर कोई चीज करीब आ रही होती थी तो हमेशा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देती थी। याद है एम्बुलेंस वाली केस, जब एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही होती है तब आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देती है, ऐसी आ रही होती है, और जब आपसे दूर जा रही है तो वो टू ऐसी आ रही होती है। तो अप्रोच में आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और सेपरेट करते हुए जब दो चीजें सेपरेट हो रही हैं तो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम होती है। आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो कम होती है। अब जरा इस बात को भी रिकॉल करो कि v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और अगर हम फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रिलेशनशिप निकालना चाहें तो आई होप यू कैन सी व्हाट यू कैन सी कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऑब्वियसली अगर लाइट है तो लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा आती है अप्रोच वाली केस में, तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्व्ड लैम्डा क्या आएगा? वो कम आएगा। एंड सिमिलरली जब सेपरेशन वाली केस होगी तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमारा ऑब्जर्व्ड लैम्डा फिर ज्यादा आएगा। ठीक है, अब इस बात को समझो कि इसमें क्या हो रहा है। जब हमने इन स्टार्स को देखा, जब हमने इन गैलेक्सी को देखा, हमें नजर आता था ये लैम्डा शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ्स, शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ्स। ये वेवलेंथ्स रेड शिफ्टेड थी, शिफ्ट होके रेड की तरफ आने की कोशिश, ये आ रही है रेड की तरफ, रेड यहां पे है, सब चाह रही है शिफ्ट हो के हम रेड की तरफ आए। ये है क्लासिक केस ऑफ योर रेड शिफ्टिंग। ये क्या हुई? ये हुई है आपकी रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट में क्या होता है? रेड शिफ्ट में ये होता है कि आपका ऑब्जर्व्ड लैम्डा आपको नजर आ रहा है, ऑब्जर्व्ड लैम्डा इंक्रीज हो गया, 486 से कोई बड़ी वैल्यू आ गया, 656 पे कोई बड़ी वैल्यू आ गया, 434 से कोई बड़ी वैल्यू आ गया, 410 से कोई बड़ी वैल्यू आ गया। यानी जो डिस्टेंट डिस्टेंट गैलेक्सीज थी उनके जब हमने ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखे तो हमें नजर आए तमाम स्पेक्ट्रल लाइंस शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ्स, रेड शिफ्टेड हुई थी। हमने अंदाजा लगा लिया, क्या अंदाजा लगाया? हमने अंदाजा लगाया कि हमसे सारी गैलेक्सीज दूर जा रही। सबको समझ में आ रहा है? इज एवरीवन गेटिंग इट? बाय सीइंग द डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द गैलेक्सीज ऑफ द स्टार्स, हमने क्या अंदाजा लगाया? जब हमें नजर आया कि सब सारी जो है वो रेड शिफ्टेड है, जब लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्टेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सारी गैलेक्सीज हमसे दूर 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 जा रही। राइट? सबको समझ में आ रहा है? कोई चीज दोबारा एक्सप्लेन करूं? अगर हम फिर लैम्डा को देखेंगे, फ्रीक्वेंसी को अगर हटा दें, फ्रीक्वेंसी को अगर बाहर निकाल दें, हम लैम्डा की बात करें तो अप्रोच के लिए क्या होगा? अप्रोच के लिए लैम्डा कम होगा,
और सेपरेशन के लिए लैम्डा ज्यादा होगा। और यही हो रहा था, सारे लैम्डा क्या आ रहे हैं, सारे लैम्डा हमें बड़े नजर आ रहे हैं, 410 से बड़ा, 434 से बड़ा, 486 से बड़ा, 656 से बड़ा। रेड शिफ्ट का मतलब क्या है, लैम्डा जो है वो अब बड़े नजर आ रहे हैं। तो हमने क्या अंदाजा लगाया, हमने अंदाजा लगाया ये जितने भी स्टार्स हमने देखे थे, ये दूर दूर वाले स्टार्स, ये असल में हमसे सब जो है वो दूर जा रहे हैं, इनकी कोई हमसे दूर जाने की वेलोसिटी है, ये सब हमसे दूर जाने की कोशिशें कर रहे हैं। और ऐसा ही हो रहा था, ठीक है। दिस वाज द थिंग दैट वाज हैपनिंग। अच्छा, इन योर A2 कोर्स, इन योर A2 कोर्स, आपके A2 कोर्स में जो डॉपलर इक्वेशन है वो हम थोड़ी सी डिफरेंट इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है, वी शैल बी यूजिंग डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, ये जो है वो डेल्टा एफ अपॉन एफ के बराबर होगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू वी अपॉन सी, ठीक है जी। अच्छा, डेल्टा लैम्डा और डेल्टा एफ क्या है, ये बेसिकली है डिफरेंस इन लैम्डा ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है जी। डेल्टा एफ क्या है, ये बेसिकली है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, दिस इज द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इन स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है जी। दिस इज द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये क्या है, दिस इज नोन एज द रिसेशन वेलोसिटी ऑफ द गैलेक्सी, ये आपकी रिसेशन वेलोसिटी आ गई है। और ये क्या आ गई है, ये आपकी आ गई है स्पीड ऑफ लाइट, जो आपकी डेटा बुकलेट में दी हुई है एज 3 इंटू 10⁸। सो दिस इज 3 इंटू 10⁸। तो अगर आपको ये निकालना हो कि एक वेलोसिटी मुझसे कितनी स्पीड पे दूर जा रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये लेना पड़ेगा ये डेल्टा लैम्डा क्या आ रहा है, ये जो दोनों, जो आपने अगर 486 वाला था लैम्डा, अब वो कोई शिफ्ट करके कहीं और चला गया है, तो वो डेल्टा लैम्डा क्या आ रहा है, वो चाहिए आपको। वो डेल्टा लैम्डा उठा के आप इधर रखोगे, वो वाला लैम्डा डालोगे जो था पहले ओरिजिनली, तो 486 ओरिजिनली था, आप डेल्टा लैम्डा लोगे, डेल्टा लैम्डा में डालोगे, 486 ओरिजिनली वाला उठा के इधर डालोगे और उसको v ओवर c के बराबर कर दोगे, c में c की वैल्यू v आ जाएगी आपके पास। इसी तरह आपको हो सकता है फ्रीक्वेंसी में दे दें, तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस डाल के जो फ्रीक्वेंसी जिसमें डिफरेंस आया वो नीचे लेके v ओवर c के बराबर कर दो, रिसेशन वेलोसिटी आ जाएगी। तो दिस इज द डॉपलर इक्वेशन दैट वी शैल बी यूजिंग इन आर A2 कोर्स, ठीक है। इसकी मैं कैलकुलेशन भी दिखाता हूं और बातें भी वजाहत करता हूं और भी चीजें समझाता हूं, बट थोड़ा सा और भी जो है वो हम इधर डिस्कस कर लें। वो क्या डिस्कस करना है, वो ये डिस्कस करना है के सिर्फ रेड शिफ्ट नहीं होती है, आपके पास कुछ गैलेक्सीज ब्लू शिफ्ट भी दिखाती, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय ए ब्लू शिफ्ट, जस्ट अंडरस्टैंड दैट ये क्या है, ऊपर वाला ये है हमारा लैब टेस्टेड, ये हमारा था जो हमने लैब में किया, दिस वाज द लैब एक्सपेरिमेंट। ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है जो हमने लैब में करा, ये आया। कोई गैलेक्सी अगर इससे बड़ी वेवलेंथ पे डार्क स्पॉट्स दिखाती है, मतलब ये अब सारी वेवलेंथ शिफ्टेड हो गई ना आगे, सो अगर कोई गैलेक्सी ये इस तरह से शिफ्टेड आगे दिखा रही है, ये गैलेक्सी आपको शिफ्टेड आगे दिखा रही है, सो बेसिकली क्या है, दिस इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, मूविंग अवे फ्रॉम अस। और ये क्या कहते हैं, वी कॉल दिस कॉन्सेप्ट, जब वेवलेंथ्स बड़ी हो जाती हैं तो वी कॉल दिस कॉन्सेप्ट एज रेड शिफ्ट। इसी तरह कुछ गैलेक्सीज आपके करीब भी आ रही हैं, उसमें से सबसे अच्छी एग्जांपल आपकी गैलेक्सी यू नो इज दी मिल्की वे। आपकी गैलेक्सी मिल्की वे है, हमारी गैलेक्सी की जो नेबरिंग गैलेक्सी है विच इज नोन एज दी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे एक्चुअली करीब आ रही है। वो क्यों, वो इसलिए बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों में इतनी ज्यादा है कि वो दोनों को करीब ला रही है, दूर नहीं जाने दे रही। तो ये है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में अगर किसी स्टार की देखोगे चीज को, तो हो सकता है वो आपको ब्लू शिफ्ट भी दिखाए, हो सकता है वो वेवलेंथ आपको लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड यानी शॉर्टर वेवलेंथ पे दिखाए, ठीक है जी। आपको मे बी इट शोज यू द वेवलेंथ शिफ्टेड टू शॉर्टर वेवलेंथ। उसके लिए क्या लिखेंगे फिर हम उस गैलेक्सी को बोलेंगे मूविंग टूवर्ड्स अस, इट इज मूविंग टूवर्ड्स अस। ये हो जाएगा हमारी क्या चीज, दिस विल बी कॉल्ड ब्लू शिफ्ट, ठीक है। नजर भी आ रहा होगा, तमाम वेवलेंथ्स का जाना चाह रही है, ब्लू की तरफ जाना चाह रही है, दे ट्राइंग टू गो टू ब्लू, ठीक है। तो दिस इज मूविंग टुवर्ड्स अस ब्लू शिफ्ट। यहां पे लिख भी देता हूं कि इसमें लैम्डा आपको बढ़े हुए नजर आएंगे, इसमें लैम्डा आपको गिरते हुए नजर आएंगे। एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर,
ठीक है। बहुत सारे सवाल नहीं है एस्ट्रोनॉमी कॉस्मोलॉजी पे, ठीक है, बहुत सारे सवाल नहीं है एस्ट्रोनॉमी कॉस्मोलॉजी पे, तो थोड़े से अपनी तरफ से ही क्वेश्चंस है एंड इधर उधर से लिए हुए, तो वी आर गोइंग टू देम। अच्छा, पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ अ स्टार इज फाउंड टू हैव अ वेवलेंथ ऑफ 600.80 नैनोमीटर compared to 600 nanometer as measured in the laboratory. What is the velocity of the star? Is it moving towards us or away from the earth? तो इसको देखते हुए सिर्फ 600.80 है आ रहा है। अच्छा, जो आपकी 600 ओरिजिनल है वो अब आ रही है 600.80 पे। तो इज दिस गैलेक्सी मूविंग टूवर्ड्स अस और अवे फ्रॉम अस? 600 वाली ओरिजिनल अब आपको नजर आ रही है 600.80 पे। साफ साफ नजर आ रहा है कि आपका लैम्डा क्या हुआ है, आपका लैम्डा इंक्रीज हुआ है, राइट। और इंक्रीज होने का मतलब क्या था? इंक्रीज होने का मतलब ये था कि ये रेड शिफ्ट था, और रेड शिफ्ट का मतलब क्या था? रेड शिफ्ट का मतलब था मूविंग अवे फ्रॉम अस। तो यू विल बी एक्सपेक्टेड टू गिव दीज आंसर्स। आपको इधर से अंदाजा आराम से लगा लेना चाहिए भाई, अगर एक वेवलेंथ बड़ी आ रही है तो फिर आप उसको आराम से अंदाजा लगा लो कि हमसे दूर जा रही है, ठीक है, ये हमसे दूर जा रही है। और कोई अगर हमसे करीब आ रही होगी तो फिर उसकी वेवलेंथ कम हुई होगी। अच्छा, अब आपसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द स्टार निकाल लो, तो हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा विल इक्वल टू द रिसेशन वेलोसिटी अपॉन द सी। डेल्टा लैम्डा क्या आ रहा है? डेल्टा लैम्डा आएगा 600.80 माइनस 600, तो 600.8 माइनस 600 डिवाइडेड बाय हमारा लैम्डा क्या है? ओरिजिनल, ओरिजिनल लैम्डा था 600, ठीक है जी। दोनों नैनोमीटर्स में आएंगे तो मैंने कन्वर्जन नहीं लगाई है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाना है इन्होंने वैसे भी। एंड आपके पास आपकी रिसेशन वेलोसिटी आ जाएगी जब आप c को 3 इंटू 10⁸ डाल दोगे, ठीक है जी। सो कैन एनीवन गिव मी द वैल्यू फॉर दिस रिसेशन वेलोसिटी? जी ये मैंने, इतने आसान सवाल ही होंगे, इसमें थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा है, क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी लेवल है वो इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। कोई आंसर दे रहा है प्लीज दे दो। 400,000, आर यू, यही आ रहा है 400,000 आ रहा है। So this is coming out to be a 400,000 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो गैलेक्सी है ये हमसे दूर जा रही है एट 400,000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। एक और सवाल देख लेते हैं, ये भी काफी आसान है, बस थोड़ा सा इसमें काम ज्यादा है, लेकिन इसमें भी कुछ मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, सो सवाल क्या है? सवाल जो है वो ये है, क्या बोल रहे हैं आपको? द हाइड्रोजन अल्फा इमिशन line in the hydrogen spectrum is 656.0 nanometer when measured in the laboratory. Star A is observed to have line at 656.6, star B at 655.9 and star C at 656.4, ठीक है जी। तो अब जरा देखो, लेबोरेटरी में H अल्फा की आ रही है 656 पे, तो ये मैं लैम्डा अगर प्लॉट कर दूं तो लेबोरेटरी वाला आ रहा है 656, वो आ रहा है यहाँ पे, it is 656 nanometers। अच्छा, स्टार ए की क्या आ रही है? स्टार ए की आती है 656.6, तो स्टार ए की आ रही है 656.6, ठीक है जी। दिस इज फॉर स्टार ए, ये ए हो गया। आपको नजर आ रहा है कि ये लैम्डा बड़ा हुआ तो ये स्टार ए किधर जा रहा होगा? इट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, स्टार ए इज मूविंग अवे, रेड शिफ्ट, मूविंग अवे। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास? फिर हमारे पास ये है कि स्टार बी जो है वो 655.9 पे है, तो 655.9 पे यहां पे कहीं आ रहा है 655.9, ये जो है वो आपका स्टार बी है। इसकी वेवलेंथ छोटी हुई है तो ये क्या आ रहा होगा? दिस मस्ट बी मूविंग टूवर्ड्स, और जो है एक स्टार है जो 656.40 आ रहा है, तो एक स्टार जो है वो ये आ रहा है 656.40, इसको थोड़ा सा इधर करके लिख रहा हूं, ये आ रहा है 656.40 नैनोमीटर्स, ये है हमारा सी, ठीक है जी। और ये भी ऑब्वियसली रेड शिफ्टेड है तो दिस इज ऑल्सो मूविंग अवे। तो पार्ट बी का हमने सॉल्व कर लिया कि सब स्टार्स की मोशन कैसी है वो हमने बता दिया। अब आपसे बोल रहे हैं विच स्टार इज मूविंग द फास्टेस्ट रिलेटिव टू द अर्थ, तो वो कैसे निकलेगा भाई? हमें पता है कि डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा वो किसके बराबर होगा? वो होगा v ओवर c के बराबर, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं तो ये वाला लैम्डा, ये जो लैम्डा है ये वो 656 है जो ओरिजिनल है, ये आपकी ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट, तो दिस इज अ कांस्टेंट,
सी भी क्या है, सी भी कांस्टेंट है, 3/8 कांस्टेंट है। तो कैन आई से कि डेल्टा लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जो डिफरेंस इन लैम्डा आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ली है, वी है। तो अगर 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 हमें यह निकालना हो कि कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा तेजी से हमसे दूर जा रही है, तो उसका मतलब क्या होगा? अगर हमें यह निकालना है कि किसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, तो उसका डेल्टा लैम्डा भी सबसे ज्यादा होगा। और हमें नजर आ रहा है कि ओरिजिनल से ए का सबसे ज्यादा डेल्टा लैम्डा है। बी का कितना आ रहा है? बी का आता है -0.1, बी का आता है -0.1। सी का क्या आ रहा है? सी का आ रहा है +0.4। और ए का क्या आ रहा है? ए का आ रहा है +0.6। तो ए इज डेफिनेटली सबसे बड़ा इसका डेल्टा लैम्डा आ रहा है, सो देयरफॉर इसकी रिसेशन वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। ए इज मूविंग फास्टेस्ट अवे फ्रॉम अस एज इट्स wavelength is most redshifted। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस? दिस आर द इजी क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं कि इसमें आएंगे। ठीक है, अब थ्योरी पे हमने कुछ बात करनी है।